बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ रहे थे और कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमने डिफ़ाइन किया था कि बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास एक ऐसा मेथड है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं आर के फार्मूले में, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूले में जब हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई के दरमियान कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिजिन या स्केल से, और कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स वाई और वाई एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आर के इक्वल आएगा। दिस इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जब कोई रिग्रेशन कोफिशिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ आ जाएगी। The one regression coefficient is positive, the other regression coefficient is also positive, correlation is positive. तो ये लास्ट के हमारी डिस्कशंस थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास assumptions of Pearson correlation coefficient, यानी देयर इज अ लीनियर relationship between the two variables, यानी when the two variables are plotted on the scatter diagram a straight line will be formed by the points। तो सबसे पहले तो क्या है जी, assumptions क्या होनी चाहिए कि जो लीनियर कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और cause and effect relationship exists between the different forces operating on the item of the two variable series। तो correlation coefficient के लिए दो चीज़ें, एक तो लीनियर होना चाहिए, दूसरा ये है कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम एज्यूम कर रहे होते हैं, यानी दो चीज़ों को हम एज्यूम कर रहे होते हैं, इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम एज्यूम करके फर्दर क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं जी। एडवांटेज ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट क्या है, इट समराइजेज इन वन वैल्यू द डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन आल्सो। अब इसमें क्या है जी कि जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये आपको डायरेक्शन और डिग्री दोनों एक ही टाइम पे आपको बता देता है। लास्ट टाइम हमने स्कैटर डायग्राम डिफाइन किया। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि पिक्टोरियली हमें पिक्चर के थ्रू समझ आ जाती है कि कोई जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन यानी डायरेक्शन से हमें पता चल जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ से हमें नहीं पता चलता। तो जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं बाय वन क्लिक, और डायरेक्शन और डिग्री दोनों हमें बता सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। लिमिटेशन क्या है पियर्सन कोफिशिएंट के ऑलवेज अज्यूम द लीनियर रिलेशनशिप। तो एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है कि जो रिलेशनशिप होगी किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान वो हमेशा लीनियर अज्यूम कर रहा होता है। एक ये लिमिटेशन है। दूसरा, इंटरप्रेटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज डिफिकल्ट। ये भी है कि आर की वैल्यू जो है उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपके पास अगर आएगी तो फिर उसको कैसे हम कहें कि ये मॉडरेट है या सिवियर है। तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज अगेन, क्योंकि मीन है तो मीन एक्सट्रीम वैल्यू से डिफेक्ट होता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मीन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है मीन का कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये तो मीन के बेस के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो मीन अगर इफेक्ट होगा तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इफेक्ट होगा। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम इस पे लगता है। नेक्स्ट है आपके पास कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बताता है कि कोई वेरिएबल x वेरिएबल y को कितना इफेक्ट कर रहा है।
यानी उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशंस हैं वो कितनी है, यानी कि जो y वेरिएबल में चेंजेस आई हैं वो x की वजह से कितनी आई है, यानी उसमें टोटल वेरिएशंस तो है लेकिन टोटल में से कितना इंडिपेंडेंट जो है उसको इफेक्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। The convenient way of interpreting the value of the correlation coefficient is to use of the square of the correlation coefficient, which is called the coefficient of determination। तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और वहां से हमें क्या पता चलेगा जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। यानी सपोज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 0.9 है तो r का स्क्वायर लिया तो 0.81 आया। दिस वुड मीन दैट 81% of variation in the total या variation in the dependent variable has been explained by the independent, यानी independent variable जो है उसकी वजह से 81% डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आ रही है। तो ये हमें किसने बताया जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ने। यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर हमें ये बता रहा है कि जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इफेक्ट कर रहा है या कितनी वेरिएशंस लेके आ रहा है। तो यहाँ पे 81% है। तो coefficient of determination, the maximum value of r square is 1 because it is possible to explain all of variation in y, but it is not possible to explain more than all of it। ठीक है, तो coefficient of determination explain variation divided by total variation। दोबारा एज्यूम कर रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए एन एग्जांपल। सपोज r की वैल्यू 0.60 है और r की वैल्यू 0.3 है। अब देखिएगा, it does not mean that the first correlation is twice as strong as the second। यानी हमें ये कहा जा रहा है कि एक कोरिलेशन r की वैल्यू 0.6 है, दूसरा रिलेशन है r और उसकी वैल्यू है 0.3। इन दोनों का वैल्यूज लगाने के बाद ये जो दोनों वैल्यूज हैं तो ये हम ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि जो पहली वाली r की वैल्यू 0.6 है वो डबल है एज कंपेयर टू 0.3। यानी बज़ाहिर तो लग रहा है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आप देखिएगा कि r कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। तो जब r इज इक्वल टू 0.60 है उसका स्क्वायर लिया तो 0.36 आया, लेकिन r इज इक्वल टू 0.30 की वैल्यू जब स्क्वायर की तो वो 0.09 आया। इसका मतलब है कि ये 36% है और ये आपके पास 9% है। तो डबल तो नहीं हुआ बल्कि ट्रिपल से भी ज्यादा हुआ। तो दिस implies that in the first case 36% of total variation is explained, whereas in the second case 9% of the total 9% of the total variation is explained। तो ये आपके पास बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास है पियर्सन या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगेन अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टडी अंडर नॉट कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बट कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरियल ऑर्डर। इन सच सिचुएशन पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी यूज्ड इन सच केस। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड, ये उसका फार्मूला है। और अगेन वही प्लस माइनस की वैल्यूज हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको जो है क्योंकि इतनी डिटेल के साथ ये प्री रिक्विजिट कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। और एडवांटेज ऑफ कोरिलेशन स्टडीज शो द अमाउंट स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप और कैन बी यूज्ड टू मेक द प्रेडिक्शन अबाउट द वेरिएबल अंडर स्टडी, can be used in many places including natural settings, libraries में, और easier to collect the correlational data। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में हम रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे जी। और यहाँ तक हमारा कोरिलेशन एनालिसिस का था जिसमें हमने इनके डिफरेंट टाइप्स, इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू, हाफिज़।